एक वक्त था जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात होती थी तो Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ एक और नाम सबकी जुबां पर होता था, स्नैपडील। ये उन दिग्गजों को कह सकते हैं सीधी टक्कर दे रहा था। लेकिन आज कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। ये कहानी है एक जबरदस्त उड़ान की और फिर एक उतने ही नाटकीय पतन की। अपने सबसे अच्छे दिनों में स्नैपडील की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन आंकी गई थी। सोचिए, रतन टाटा और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस पर अपना भरोसा जताया था। मतलब ये इंडियन स्टार्टअप की दुनिया का एक चमकता सितारा बन गया था। लेकिन चमक फीकी पड़ गई। स्नैपडील का जो मार्केट शेयर कभी 25% के शिखर पर था, वो गिरकर सिर्फ 4% पर आ गया। जो कंपनी एक जमाने में नंबर 2 पर थी, आज वो इस दौड़ में बहुत बहुत पीछे छूट गई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई अरबों डॉलर्स की फंडिंग और एक इतना बड़ा कस्टमर बेस होने के बावजूद स्नैपडील अर्श से फर्श पर आ कैसे गया। इस विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। स्नैपडील के उस सुनहरे दौर से, जब वो एक छोटे से स्टार्टअप से ई कॉमर्स की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बना था। 2010 में कुणाल बहल और रोहित बंसल ने इसकी शुरुआत की और सिर्फ 6 साल के अंदर ये कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। सिर्फ फ्लिपकार्ट ही इससे आगे था और उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि इसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। स्नैपडील ने एक ही वक्त पर 2 मोर्चों पर जंग हारना शुरू कर दिया और उसने अपने सबसे जरूरी लोगों को ही नाराज कर दिया, अपने कस्टमर्स और अपने सेलर्स को। चलिए जरा इसे तोड़कर समझते हैं कि आखिर स्नैपडील ने एक ही साथ अपने खरीदने वालों और बेचने वालों दोनों का भरोसा कैसे खो दिया। कस्टमर्स के साथ क्या हो रहा था, इसका अंदाजा बस इस एक शिकायत से लगाया जा सकता है। और असल में ये सिर्फ एक अकेली शिकायत नहीं थी। क्वालिटी कंट्रोल तो जैसे था ही नहीं और लोगों तक गलत या नकली सामान पहुंचना एक आम बात हो गई थी। और देखिए, ये कोई 1-2 बार हुई गलती नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी बन चुकी थी। डिलीवरी में हफ्तों लग रहे हैं, पार्सल को चेक करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, और अगर गलती से रिफंड मांग लिया तो बस वो एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन जाता था। तो जाहिर है, इन सब चीज़ों ने मिलकर कस्टमर्स को Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ज़्यादा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं सेलर्स की, जिनके लिए स्नैपडील एक बुरे सपने जैसा बन गया। सबसे पहले तो कंपनी ने सेलर्स को अपने ही वेयरहाउस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। जिन्होंने मना किया, उनकी बिक्री को दिन के सिर्फ 5 ऑर्डर पर रोक दिया गया। फिर इसी वेयरहाउस की जगह के लिए सेलर्स से किराया भी वसूला जाने लगा। और हद तो तब हो गई जब सेलर्स को पता चला कि उनके लाखों के सामान इन्हीं गोदामों से चोरी हो रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब सेलर्स ने इन चोरियों की शिकायतें की, यहाँ तक कि सीईओ तक से बात करने की कोशिश की, तो उन्हें ना कोई जवाब मिला और ना ही कोई मुआवजा। बस यही वो पल था जब हजारों नाराज सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो कस्टमर और सेलर तो जा ही रहे थे, पर ये तो सिर्फ बाहर दिख रहे लक्षण थे। असली बीमारी तो कंपनी के अंदर थी, उसकी स्ट्रैटेजी में, पैसों के मैनेजमेंट में और बड़े फैसलों में। सेलर्स के जाने की एक और बहुत बड़ी वजह थी पैसा। सीधी सी बात है, Amazon जहां 10,000 रुपये के प्रोडक्ट पर 400 रुपये लेता था, वहीं स्नैपडील 1200 रुपये वसूल रहा था। मतलब पूरे 3 गुना ज्यादा। ऐसे में भला कोई सेलर क्यों रुकता? तो सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा था। करोड़ों रुपए उन 14 कंपनियों को खरीदने में लगा दिए गए जो कभी चली ही नहीं। महंगी रीब्रांडिंग पर खर्च हो गए और टॉप मैनेजमेंट की मोटी सैलरी में चले गए, जबकि कस्टमर एक्सपीरियंस और सेलर सपोर्ट जैसे सबसे जरूरी कामों के लिए बस नाम मात्र का बजट रखा गया था। ये असल में स्ट्रेटेजिक गलतियों की एक लंबी लिस्ट थी। स्नैपडील की अपनी कोई खास पहचान नहीं बन पाई, वो हर किसी से मुकाबला करना चाह रहा था। लीडरशिप सारे बड़े फैसले खुद ले रही थी, बिना मैनेजमेंट से सलाह किए। ऑपरेशन ठीक करने के बजाय 200 करोड़ रुपए सिर्फ रीब्रांडिंग पर उड़ा दिए गए। और जैसा कि हमने देखा, जो 14 स्टार्टअप्स खरीदे थे, उनमें से एक भी कामयाब नहीं हो पाया। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? 2017 आते आते कंपनी लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी तबाही के बाद आज स्नैपडील कहाँ खड़ा है। कंपनी की आर्थिक हालत कह सकते हैं अभी भी काफी नाजुक है। सिर्फ 1 साल के अंदर घाटा 4 गुना बढ़ गया, 125 करोड़ से सीधा 510 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। इसको आसान शब्दों में समझें तो आज की तारीख में स्नैपडील हर 1 रुपया कमाने के लिए
2 रुपए खर्च कर रहा है। अब ये बिजनेस मॉडल कितना चल सकता है, ये तो कोई भी समझ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्नैपडील अपनी कहानी दोबारा लिख सकता है? क्या इतने बड़े पतन के बाद वापसी करना वाकई मुमकिन है? खैर, इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।